नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या पंडित नेहरू आरक्षण विरोधी थे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान मोदी जो है एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू जो थे वो आरक्षण विरोधी थे। दरअसल ये पत्र का उन्होंने तारीख तो नहीं बताया, साल भी नहीं बताया कि कब लिखा गया था, लेकिन उन्होंने ये बार बार कहा कि ये रिकॉर्ड पर है और इससे कोई भी आदमी इस सत्य से मुंह नहीं फेर सकता है। दरअसल नेहरू जी ने उस समय तत्कालीन सभी मुख्यमंत्रियों को ये पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने कहा था कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, खास करके नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मैं खिलाफ हूं। उनका मानना था कि आरक्षण से जो गुणवत्ता है सेवाओं की, उसमें कमी आ जाएगी और हम जिस रफ्तार से विकास कर सकते हैं वो हम विकास की दर को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उनका ये कहना था। और इसी को जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपने भाषण के दौरान कोट करते हुए रखा। उनका कहना था कि ये जो कांग्रेसी हैं ये जन्मजात आरक्षण विरोधी हैं और आजकल ये घरियाली आंसू बहाते हुए पूरे देश में घूम रहे हैं और जातिगत सर्वे की बात करते घूम रहे हैं। दोस्तों, सच्चाई क्या है? ये हमको एक अंतर समझना पड़ेगा। आरक्षण और अपलिफ्टमेंट, इन दोनों के बीच का अंतर को अगर हम समझें तभी हम नेहरू को समझ सकते हैं। ये जो मोदी कह रहे हैं वो सत्य है, उसमें कोई झूठ नहीं है। जिस पत्र का उल्लेख कर रहे हैं वो झूठ नहीं है, लेकिन क्या वाकई पंडित नेहरू जो थे वो क्या दलित विरोधी थे? वो क्या आदिवासी विरोधी थे? क्या वो लोगों के जीवन में विकास नहीं चाहते थे? ये बात थोड़ा गलत लगता है। अब मैं इसको थोड़ा विस्तार से इस पर मैं चर्चा करता हूं। दरअसल था क्या कि उस समय सरकारी नौकरी किसी भी समय में किसी भी देश में 1.5% से, जो उसका पॉपुलेशन होता है उसका 1.5% से ज्यादा नहीं होता है। अब उस समय देश की जनसंख्या कितनी थी, सरकारी नौकरी कितनी थी, और उनका मानना था कि, नेहरू जी का मानना था कि देश को अगर प्रगति करना है तो हमें हर हाल में जो भी हमारे पास में वर्क फोर्स है उसका जो है अधिकतम, जो कहते हैं अधिकतम उपयोग हम कर सकें। इसलिए उस समय दरअसल जो साक्षरता दर थी देश में उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उस समय अब जिन वर्गों के बारे में बात कर रहे हैं, खास करके दलित और आदिवासी, उनके बीच में साक्षरता दर जो थी वो सबसे कम थी, बहुत ही कम थी। तो इस संदर्भ में हो सकता है नेहरू जी ने ये बात कही हो, लेकिन क्या वो आदिवासी विरोधी थे और क्या वो दलित विरोधी थे? ये मैं नहीं मानता। आज के तारीख में संविधान में या फिर जो भी आदिवासी के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उस सब की नींव रखने वाले पंडित नेहरू थे। और पंडित नेहरू के इसमें सहयोगी थे, उनका नाम था वेरियर एल्विन। थे तो वो पादरी, आए तो थे यहाँ पे धर्मांतरण कराने के लिए, लेकिन जब गांधी जी के वो संसर्ग में नजदीक आए तो उसके बाद वो गांधीवादी हो गए और उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा आदिवासियों के लिए काम किया है। अगर आपको उनके बारे में ज्यादा जानना है तो उनकी एक किताब है द फिलॉसफी ऑफ नेफा, वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वो अब इजिली अवेलेबल है। अब वो किताब आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप इंटरनेट और मोबाइल फोन आपके पास में तो आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़िए। किताब का नाम मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, किताब का नाम है द फिलॉसफी ऑफ नेफा। तो इन्होंने नेहरू जी को खास करके आदिवासियों के संबंधित जो कल्याण योजनाएं हैं उसको बनाने में मुख्य भूमिका निभाया इन्होंने। और जो आदिवासियों के विकास के लिए जो पंचशील का जो 5 पॉइंट प्रोग्राम, जो 5 पॉइंट ये जो आप क्या कहेंगे बेस जिसको आप कह सकते हैं आदिवासी विकास के लिए, पंचशील का सिद्धांत, उसके सृजनकर्ता जो है वो वेरियर एल्विन ही थे। और उन्हीं के मार्गदर्शन में नेहरू जी उनसे ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने आदिवासियों के लिए काफी सारी योजनाएं बनाई। सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई, इनफैक्ट जब आप संविधान को पढ़ेंगे
तो उसमें जो बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं, खास करके आदिवासियों के लिए और दलितों के लिए भी, वो भी जो संविधान में डाला गया है, जिसको जोड़ा गया संविधान में, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ नेहरू जी के योगदान को हम कमतर करके नहीं आंक सकते। फिर मोदी अभी इस पत्र को लेकर के क्यों आए हैं, इसके पीछे कारण ये है, एकदम सामान्य, एकदम सिंपल सा उसके पीछे रीजन है कि दोस्तों ये चुनावी मौसम अब आ चुका है। ये जो भाषण मोदी जो आज दे रहे थे राज्यसभा में, ये उनके इस कार्यकाल का, उनके दूसरे कार्यकाल का संसद के अंदर में संभवतः अंतिम भाषण है। इसके बाद जो कुछ दिनों के बाद जो ही चुनाव तारीख की घोषणा हो जाएगी तो वो पूरा देश ही फिर चुनावी मोड में होगा और फिर वो चुनावी सभा को ही संबोधित करेंगे। ये जो है दरअसल जो राहुल गांधी आजकल न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसमें वो हर जगह बार बार वो दो बातें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि जो जातीय सर्वे करवाने की बात कर रहे हैं, दूसरी बात जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब तक जो 50% का रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है रिजर्वेशन पे, वो उनका कहना है कि हम इसको तोड़ देंगे। दरअसल मोदी उसी का जवाब दे रहे थे। अब चूंकि राज्यसभा में तो राहुल है नहीं, राहुल तो अभी झारखंड में कहीं घूम रहे हैं और वो पदयात्रा कर रहे हैं, या जो भी उनके उस यात्रा को न्याय यात्रा नाम दिया गया है। तो ये उसका जवाब था। और ये बार बार इस मुद्दे को, जबकि कांग्रेस, दोस्तों जब मंडल कमीशन आया था तब जो आज राहुल हैं, उनके पिता जो है उस समय अपोजिशन के लीडर कहिए या कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे, बीपी सिंह की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की। तब इन्होंने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को जो इम्प्लीमेंट किया गया था उसका इन्होंने विरोध किया था। और मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। दरअसल दोस्तों उस जमाने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा मंडल कमीशन के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, वहां पर उसको शांत करने के लिए राजीव गांधी आए थे और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वो सैकड़ों पेज का रिपोर्ट है, आप सिर्फ उसके अंतिम पेज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अर्थात रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उससे पहले बहुत सारे स्टेप उठाए जाने की जरूरत है, जिसको बकौल राजीव गांधी नहीं उठाया गया है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और उसमें उन्होंने ये तक दावा किया था कि जब भी कांग्रेस की हमारी सरकार बनेगी, उसमें तो बेचारे उसके बाद नहीं रहे, उन्होंने कहा था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी मैं इस मंडल कमीशन को वापस ले लूंगा, रिपोर्ट को, और ये जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको मैं वापस ले लूंगा। उन्होंने यहां तक कहा था इलाहाबाद में। तो दोस्तों समय बदला, चक्र बदला। कहां अभी 5 साल पहले तक मंडल कमीशन की जो उपयोगिता है, जो उसका जो प्रासंगिकता है, वो कमोबेश खत्म होता जा रहा था। लोग कम से कम जो जातिवादी जो विचार है उससे कहीं ना कहीं मुक्त हो रहे थे। लेकिन आपको याद होगा दोस्तों कि मंडल को लाया गया था कमंडल के तोड़ के रूप में। दरअसल उसी समय 90s में ही ये अयोध्या का मामला जो है गर्म हो रहा था, तो उसके काट के लिए बीपी सिंह जो है वो मंडल का हथियार लेकर के आए थे। अभी राम जन्मभूमि जो है, फिर से देखिए समय का चक्र कैसे बदलता है। अब जो है राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा हो गया वहां पे रामलला की, तो पूरे देश में एक राम लहर है। तो फिर उसके तोड़ के लिए उसी पुराने हथियार को फिर से निकाल करके लाया जा रहा है, उसी जातिवादी हथियार को फिर से लाया जा रहा है। इसको आप कह सकते हैं कि मंडल 2.0, इसको मैं नाम देता हूं मंडल 2.0। इसका फिर से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दोस्त लोग ये भूल गए हैं कि अब तक जो है गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका है। वो 20वीं शताब्दी का हथियार था, अब हम 21वीं शताब्दी में हैं। जो आज का युवा है, जिसकी उम्र अभी 20-22 साल, जो फर्स्ट टाइम वोटर या दूसरी बार वोट देगा, इन लोगों ने वो दौर नहीं देखा है। देश में जो आर्थिक उदारीकरण हुआ है उसके कारण कहीं ना कहीं अगर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं की मानसिकता को माइनस कर दें तो देश का युवा उससे कहीं आगे बढ़ गया है। वो अब प्राइवेट सेक्टर में बड़ी से बड़ी नौकरी पाना चाहता है और पा रहा है। जो सरकारी नौकरी का जो ग्लैमर था वो सिर्फ यही 2-3 क्षेत्रों में बचा हुआ। आप गुजरात जाइए, आपको सरकारी नौकरी के पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ है। वहां पे हर कोई व्यवसाय करना चाहता है या
किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ना चाहता है, वहां पर सरकारी नौकरी का क्रेज नहीं है। ये क्रेज अब कुछ समुदाय, जाति और क्षेत्र तक सीमित रह गया है। क्योंकि सरकारी नौकरी में अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो जितने प्राइवेट सेक्टर में लोग पैसा कमा रहे हैं उतना पैसा आप कभी नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि नौकरी करने का आपका मुख्य उद्देश्य तो यही है। लेकिन कुछ लोगों का स्टेटस कि मैं सरकारी नौकरी में हूं तो मेरी स्टेटस है। तो ये जो 2-3 चीज जो मानसिकता है, इस मानसिकता को आप जितनी जल्दी बदल लें, आप इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है कि नेहरू आरक्षण विरोधी थे या आरक्षण के पक्ष में थे। ये कोई मुद्दा आज के तारीख में नहीं रह गया है। दरअसल इस हथियार को जो राहुल गांधी जो मंडल 2.0 का हथियार लेकर आए, उसके कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया। नेहरू भले आदमी थे, उदार थे, उनकी नीतियों में बहुत सारी गलतियां आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो दलित विरोधी थे, आदिवासी विरोधी थे। वो कम से कम वो चाहते थे कि भारत विकसित देशों के श्रेणी में शामिल हो, वो ये भी चाहते थे। आज के प्रधानमंत्री वो भी ये चाहते हैं। अब ये प्रधानमंत्री की मजबूरी है कि नेहरू के पत्र को इस समय लेकर के आए हैं, या वो उनकी चुनावी चाल है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों, कुछ दिन बाद जो है चुनाव प्रचार जो है पूरे जोर शोर से चालू होगी। तो जब चालू होगी तब पता चलेगा कि जो आज मोदी ने खुलासा किया है नेहरू के बारे में, उसका आगामी चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।